विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, उसमें हम राज्यसभा तक पहुंच गए। ठीक है, राज्यसभा के बारे में बता दिया मैंने पिछले लेक्चर में। अब आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आर्टिकल याद कर लीजिए, आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आपने 89 और 93 को एक साथ याद करना है। इसको क्योंकि 89 में क्या है, राज्यसभा का सभापति उपसभापति, और 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो 89 और 93 दोनों को एक साथ याद कीजिए। हो सके तो 89 के साथ ही आप क्या कर दिए, जैसे यहाँ पर राज्यसभा का सभापति उपसभापति लिखा हुआ, वैसे ही कहीं पर विधान परिषद का सभापति और उपसभापति किसी आर्टिकल में लिखा हो तो वो आर्टिकल ढूंढ लीजिए कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति कहां पर लिखा हुआ। जैसे 93 में हम पढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वैसे ही पढ़ लीजिए विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो उसको यहीं पर लिख दीजिए। कहां पर? तो जैसे 89 के साथ किसको पढ़ेंगे हम? 182 को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ 182 में? विधान परिषद का सभापति और, क्योंकि आगे चलकर हमने पढ़ना ही है इसको, तो यहीं पर याद कर लीजिए। ऐसे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ क्या पढ़ेंगे? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ किसको पढ़ेंगे, किस आर्टिकल को पढ़ेंगे? 178। यहां पर क्या लिखा हुआ 178 में? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। समझ में आ गया? तो अब मैंने कहा आर्टिकल 182 के साथ पढ़िए आर्टिकल 89 को। 182 है विधान परिषद का सभापति उपसभापति, लेकिन अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं भाई, सभापति चेयरपर्सन और उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरपर्सन। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहां लिखा हुआ है? 89 में लिखा हुआ है। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है कौन? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखो ना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का, और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का। यानी राज्यसभा का एक मेंबर अगर माना उपराष्ट्रपति पूरा 5 साल पूरा कर रहा है तो 2 उपराष्ट्रपतियों को देखता है सभापति के रूप में। कितने? 5 साल, क्योंकि इनका कार्यकाल कितना? 6 साल, और सभापति का कार्यकाल कितना? 5 साल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है ना। यानी एक राज्यसभा का जो मेंबर है वो कम से कम 2 उपराष्ट्रपति देखेगा ही देखेगा। किस रूप में? सभापति के रूप में। क्लियर हो गया? राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी को एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है, लेकिन जो उपसभापति होगा उसका कार्यकाल 6 साल का होगा। सभापति तो थोपा गया है ना इस पर, क्या बोला गया है? इंपोज किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो आपका सभापति। भाई वैसे तरीका क्या होता है, जैसे लोकसभा है, लोकसभा में हमने बोला कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को भी लोकसभा चुन रही है, उपाध्यक्ष को भी लोकसभा चुन रही है। लेकिन राज्यसभा में इंपोज किया गया है कि आपका अध्यक्ष नहीं बोलते यहाँ पे, सभापति, आपका सभापति उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति को कौन चुन रहे हैं? लोकसभा के लोग भी चुन रहे हैं, राज्यसभा के लोग भी चुन रहे हैं। और सभापति किसका है? वो राज्यसभा का है। यहां से भी क्वेश्चन बना है कि किस सदन के सभापति को, या अध्यक्ष भी बोल सकता है वो आपको घुमाने के लिए, किस सदन के अध्यक्ष को दोनों सदन चुनते हैं? तो राज्यसभा का जो सभापति या अध्यक्ष होता है उसको राज्यसभा लोकसभा दोनों ही चुनते हैं। निर्वाचित भी और मनोनीत भी, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। समझ में आ गया? क्योंकि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि मनोनीत भाग नहीं लेंगे, वहां पे मनोनीत भी भाग लेते हैं। वो 12 लोग जो नॉमिनेटेड हैं वो भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। क्लियर हो गया? ठीक है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए, मैंने कहा, उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति का पद रिक्त होने पर उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। भाई जब कभी भी देखना राज्यसभा की जब बैठक चल रही होती है तो देखो भाई, बुजुर्ग तो जो एज फैक्टर होता है, तो कभी तो उपराष्ट्रपति बैठते हैं, कभी मतलब कभी सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति बैठते हैं, कभी उपसभापति, चेंज होते रहते हैं। दिन भर में कई बार चेंज होते हैं। एक साथ 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे सदन चलता है, ऐसे नहीं बैठ सकता आदमी पीठ पर। किस पर? चेयर पर। समझ में आया? बॉर्डर पर भले ही अगर एक बार ड्यूटी लग गई
तो उसको खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे -40 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 60 डिग्री टेम्परेचर हो माइनस में, चाहे बहुत गर्मी हो, चाहे 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो सेना इसीलिए क्या है, एक बार ड्यूटी लग गई तो नजर फिर सीमा पर होनी चाहिए, उन्हीं की वजह से सुरक्षित है हम लोग, इसलिए सम्मान करो उनका। तो मैंने कहा सभापति का पद रिक्त होने पर उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्य का पालन करता है। यदि उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो जाए तब राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे, इस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। क्लियर हो गया? ठीक। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है भाई, देखो लोकसभा में हमने पढ़ा था कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, ऐसे ही पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति को अपना त्याग पत्र नहीं देता है। राज्यसभा का सभापति क्योंकि उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। तो आपको घुमाने के लिए यूपीएससी क्या कर सकती है, बोलेगा कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है, पहला ऑप्शन देगा उपसभापति। आपने वहां पे नहीं फंसना है। दूसरा लिखा होगा, चौथे में लिखा होगा, हो सकता है राष्ट्रपति, बीच में और लिखा होगा, चौथे में लिखा होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति सभापति को अपना त्याग पत्र देता है। समझ में आया क्या? उपसभापति को देना पड़ेगा सभापति, और सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। क्लियर हो गया? ठीक। तो भाई उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव से पारित करके हटाया जा सकता है। क्या उपसभापति को क्या हटाया जा सकता है? उपसभापति को हटाया जा सकता है, बिल्कुल। उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। इसी प्रकार राज्यसभा अपने सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को भी उनके पद से हटा सकती है। अब देखो भाई, राज्यसभा अपने सभापति और उपसभापति दोनों को हटा सकती है। क्या कर सकती है? दोनों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति है इनका सभापति, कौन है? यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो पहला प्रस्ताव आएगा वो राज्यसभा में आएगा। क्या आएगा? राज्यसभा उसको पास करेगी, लोकसभा उससे सहमत होगी, तो उपराष्ट्रपति भी हट सकता है। उपराष्ट्रपति भी, अब देखो ना बार बार क्या हो रहा है, गड़बड़ कहां पे हो रहा है? उपराष्ट्रपति सभापति, भाई जो राज्यसभा का सभापति है ना वो कौन है? उपराष्ट्रपति। तो मैंने कहा राज्यसभा अपने सभापति को हटा सकती है, यानी राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। क्या कर सकती है? लेकिन मैंने कहा जैसे राष्ट्रपति को हटाने वाला जो प्रस्ताव था वो किसी भी सदन में आ सकता था, या तो राज्यसभा में आए पहले या लोकसभा में आए। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने वाला जो प्रस्ताव पहले संकल्प आएगा जो, वो किस में आएगा? पहले राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा उसको पास करेगी, तब वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा जब सहमत होगी तब उपराष्ट्रपति क्या होगा? हटेगा। तो जब उपराष्ट्रपति हटेगा तो हम दो बातें बोलेंगे, उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया है और राज्यसभा के सभापति को हटा दिया गया, क्योंकि दोनों एक ही तो है। समझ में आ रहा है? इसलिए फंसना मत इसमें, ठीक है? ट्रैप है ये। इसी प्रकार राज्यसभा अपने सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को भी उनके पद से हटा सकती है। आर्टिकल 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, तब अपनी पीठ पर नहीं बैठेगा। कौन? यानी सभापति हो या उपसभापति हो, अगर उनको हटाने की बात की जा रही है तो वो यहाँ नहीं बैठेगा आगे, वो वहां बैठेगा। कहाँ? पीछे, नीचे जहां बैठते हैं सब लोग, ठीक है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये भी बात है, यहां से फिर क्वेश्चन पूछेगा कि किस सदन का जो सभापति है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर उपराष्ट्रपति। भाई लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का ही मेंबर है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष या सभापति जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। नहीं आया समझ में? समझ में आ गया? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपसभापति किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो सभापति को संबोधित होगा अपना पद त्याग सकता है। ये उपसभापति के लिए, किसके लिए? लेकिन मैंने कहा जो सभापति होगा वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा।
क्योंकि सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग करता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अपना त्याग करता है उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर हो गया? सभापति के अधिकार तथा कर्तव्य बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने लोकसभा में पढ़े, लगभग लोकसभा की जगह राज्यसभा लिख दो तो राज्यसभा के सभापति के अधिकार तथा कर्तव्य वही है जो लोकसभा के अध्यक्ष के हैं। मैंने कहा लोकसभा के अध्यक्ष के अगर आपने याद कर लिए हैं तो अब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। केवल अंतर इतना है कि राज्यसभा के सभापति को धन विधेयक के संबंध में निर्णय का अधिकार नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है। ठीक है। दूसरा, इसके अतिरिक्त सभापति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी नहीं करता है। जब भी 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तब दिमाग मत लगाना वहां पर, कहीं आप दिमाग लगा रहे कि जी राष्ट्रपति ने 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग बिठाई। अब ज्वाइंट सिटिंग बिठाई तो लोकसभा के लोग भी बैठे, राज्यसभा के लोग भी बैठे। तब तक आपके दिमाग में आया लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। आपने दिमाग लगाया और उच्च सदन का जो होना चाहिए वो बैठना चाहिए ना आगे। कौन? नहीं, निम्न सदन का अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा उसकी। कौन करेगा? तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, पढ़ के जाना, अपना रीजनिंग मत लगाना वहां पर। ठीक है। ये हम लोग लगा चुके हैं आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले। ठीक। और वो गलत हो गया। आप लोगों को गलती मत करना, आपने हमारी गलतियों से सीखना है। चलो, तो राज्यसभा के सभापति को धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है और ना ही राज्यसभा के सभापति को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार है। पहले प्रथमता है, सभापति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य कौन करता? उपसभापति करता। क्लियर हो गया? कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं फिर, क्योंकि इसके बाद मैंने क्या करना है, शक्तियां और कार्य कराने हैं, उसको मैं अलग लेक्चर में कराऊंगा। थोड़ा सा मैं एक पहले राज्यसभा के महासचिव के बारे में बता देता हूं। राज्यसभा का तीसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो होता है वो महासचिव होता है। देखो, बहुत कम लोग क्या करते हैं, लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा के महासचिव को याद करके जाते हैं। बीच में उत्तराखंड के कोई व्यक्ति बने थे, मेरे ख्याल से उत्तराखंड मूल के थे या जो भी रहे होंगे। तो सबसे पहले जो काम है आपका, मोबाइल पे जाइए, लोकसभा का महासचिव कौन है, राज्यसभा का महासचिव कौन है, एक तो ये याद कर लीजिए। ठीक है। राज्यसभा का जो महासचिव का पद है वो तीसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। वह सभी संसदीय कार्यों, क्रियाकलापों तथा परंपरागत मामलों में सभापति, सदन और सदस्यों को सलाह देता है। सदस्यों को, यह लोकसभा महासचिव की तरह ही कार्यपालिका का स्थायी एवं निरपेक्ष पदाधिकारी होता है। वर्तमान में राज्यसभा के जो महासचिव हैं, क्या वो पीसी मोदी जी हैं? पीसी मोदी जी राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी हैं। क्या है? हाँ जी, प्रमोद चंद मोदी जी हैं। ठीक है। अब 2 मोदी हो गए भाई संसद, एक हो गए मोदी जी, हमारे मोदी जी, एक हो गए कौन? महासचिव राज्यसभा के मोदी जी। पूरा नाम क्या बताया आपने? प्रमोद चंद मोदी जी। ठीक है। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कहां से हैं उत्पल कुमार सिंह जी? उत्तराखंड से है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये बने थे उस समय मैंने ये लिखवाया था क्वेश्चन, इसलिए याद आया मुझे कि उत्तराखंड के हैं उत्पल कुमार सिंह जी। क्लियर हो गया? ठीक। तो देखो भाई, क्वेश्चन बनेंगे कि अब मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर मैं कार्य और शक्तियां बताऊंगा। कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी बताई गई है संविधान में? 250। बैठते कितने हैं? 245। कितने बैठते हैं? राज्यों से निर्वाचित होकर कितने जाते हैं? 233। कितने जाते हैं? 233 जाते हैं। ठीक है। मतलब विधानसभाओं के सदस्य जिन्हें निर्वाचित करते हैं। 12 लोग क्या होते हैं? नॉमिनेट। कहां से होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। कौन नॉमिनेट करता है? राष्ट्रपति। कहां लिखा हुआ? ओहो, आर्टिकल 80 में लिखा हुआ। 80 में लिखा हुआ, आर्टिकल 80 में लिखा हुआ 12 लोग नॉमिनेट होंगे। जहां पे राज्यसभा की संरचना लिखी होगी ना, वहां पे लिखा होगा 12 लोग नॉमिनेट कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रथा कहां से ली? आयरलैंड के संविधान से। कहां से ली? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। हमारे उत्तराखंड से कितने हैं राज्यसभा में? 3 लोग। तीनों के नाम याद करने हैं आपने। क्या करने हैं? अभी तो चेंज हो रहे हैं आजकल। ठीक है। तो जो नए वाले होंगे उनके नाम भी याद करने हैं आप। ठीक है। राज्यसभा के लिए अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा सीटें, फिर थोड़ा कम 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 कम, मतलब ज्यादा से कम की ओर अगर हम जाएं तो सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश 31 सीटें हैं। कितनी? दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र 19 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु 18 सीटें हैं।
चौथे नंबर पर दो राज्य आते हैं, बिहार पश्चिम बंगाल 16-16, बिहार पश्चिम बंगाल 16-16, याद हो गया? ठीक है। दूसरा ना अब आगे बता रहा हूं मैं। अब सबसे कम क्या बताऊं मैं? एक 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 बहुत सारे राज्यों में है, तो क्या बताऊं? एक 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 जो है बहुत सारे राज्यों में है, बता देता हूं फिर भी। आपका नागालैंड में एक है, मणिपुर में एक है, त्रिपुरा, पुदुचेरी, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, यहाँ पर एक एक है। ऐसा नहीं बोल सकता मैं सबसे कम कहां पर है, एक एक बहुत सारे राज्यों में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मेरे ख्याल से अगर मैं गिनूं, 1 2 3 4 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक एक है। इसका मतलब 7 सिस्टर्स में कहीं 2, असोम में 7 हैं। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जो सीटें हैं वो कहाँ है? असोम में 7। और असोम के बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो कहां पर है? बताओ भाई। नागालैंड में भी एक है, 6, 7 सिस्टर्स ना। तो 7 सिस्टर्स में सिर्फ एक जगह है जहां पर क्या है? 7 है। बाकी नागालैंड 1 हो गया, मणिपुर 2, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4, मेघालय 5, अरुणाचल प्रदेश 6। ठीक है, 7 सिस्टर्स में एक एक है, मतलब एक जगह पर 7 हैं, कहाँ? असोम में। और बाकी जगह एक एक है, 6 बहनों में एक एक है। ठीक है। और सिक्किम में भी एक है, 7 सिस्टर्स में नहीं आता सिक्किम। ठीक है, 7 सिस्टर्स में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं आपके, कौन कौन सा कॉरिडोर? चिकन नेक से आगे वाला, जो चिकन मतलब वेस्ट बंगाल से जब हम आगे जाते हैं, कौन सा कॉरिडोर? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, उससे जब हम आगे जाते हैं जो स्टेट्स है, सिक्किम नहीं आएगा इधर वाला। ठीक है, चोग्याल डायनेस्टी, सहराज्य, 36वां संविधान संशोधन, राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया उसको, है ना। ठीक है। और अगर मैं बता दूं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल क्या होता है? 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है। लेकिन राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, लोकसभा अपना त्याग, अध्यक्ष जो होगा अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। लेकिन राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, लेकिन उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति यानी उपराष्ट्रपति को देगा। क्लियर हो गया? बस इसमें इतना ही बता रहा हूं मैं। उसके बाद में बता रहा हूं राज्यसभा की शक्तियां और कार्य, जो कि इंपॉर्टेंट है। कितना हो गया टाइम? ठीक है, इसको मैं अभी करा देता हूं। ये सबसे पहले लिख दीजिए भाई 16 नंबर। क्या लिखे? 16 नंबर। कई बार हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स हैं और लोकसभा का पढ़ के चले गए राज्यसभा, पता चला क्वेश्चन क्या बना? राज्यसभा का। तो ये बड़ा क्वेश्चन होता है मेंस में, इसलिए तैयार कीजिए। राज्यसभा लोकसभा की तुलना में एक शक्तिहीन सदन है। पहले ही क्या कर दिया? शक्तिहीन बोलकर। उच्च सदन है लेकिन लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन है। राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है, फिर भी इसका अपना महत्व है। राज्यसभा की शक्तियां और कार्य, नंबर 1, फिर बांटिए इसको। सबसे पहले लिखना आपने विधायी शक्ति, फिर आपने बोलना वित्तीय शक्ति, फिर आपने बोलना संविधान में संशोधन की शक्ति, फिर बोलना आपने आपातकालीन संबंधी शक्ति, फिर अन्य शक्ति। ठीक है, तो विधायी शक्तियां बता देता हूं मैं। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। क्या करती है भाई? संसद का पहला कार्य है विधि का निर्माण करना। और संसद में मैंने कह दिया, नंबर 1 पे राष्ट्रपति, नंबर 2 पे लोकसभा, निम्न सदन, नंबर 3 पे राज्यसभा, उच्च सदन। विधि निर्माण में बराबर की भागीदारी होती है किसकी? लोकसभा राज्यसभा की। ठीक है, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों, इसको अवित्तीय विधेयकों, अवित्तीय विधेयक बोलते हैं जो वित्त विधेयक नहीं है, जो धन विधेयक नहीं है। मतलब धन विधेयक की डेफिनेशन आपने कहाँ पढ़नी है? 110 में पढ़नी है। जो 110 से मैच नहीं करते हैं, जो 117 भी बोल सकते हैं, पर 117 में कुछ एक साधारण विधेयक की तरह होता है, इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा अभी। मैं ये बोल रहा हूं कि धन विधेयक के सिवाय अन्य विधेयक। तो संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है। क्या है? लेकिन धन विधेयक के संबंध में आपको पता है लोकसभा को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। ठीक है,
अवित्तीय विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। अवित्तीय विधेयक कहां प्रस्तावित किया जाता है? किसी भी सदन में, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। भाई लोकप्रिय सदन है इसलिए लोकसभा में ही आते हैं पहले, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 मास तक अपने पास रोक सकती है। यहां से क्वेश्चन आएगा, कितना? जो राज्यसभा है, लोकसभा, देखो वैसे तो संविधान में लिखा हुआ किसी भी सदन, जो अवित्तीय विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, पर प्रथा यह है क्योंकि लोकप्रिय सदन कौन है? लोकसभा। इसलिए क्या होता है, अधिकतर जो विधेयक होते हैं पहले कहाँ आते हैं? लोकसभा में, वो उसको पास करती है, फिर कहाँ जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है खाली। कितना? राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक, खास याद रखना, क्या? साधारण विधेयक को 6 मास तक अपने पास रोक सकती है, किंतु वह किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? रोक सकती है, समाप्त नहीं कर सकती। रोक भी सिर्फ 6 महीने तक रोक सकती है। फिर उसके लिए एक प्रावधान है 108। अगर 6 महीने तक रोक दिया, राष्ट्रपति 108 बुलाएगा, बोलेगा आप दोनों बैठो भाई। अब होगी वोटिंग, और क्या होगा? साधारण बहुमत। 108 में क्या होता है? साधारण 108 साधारण विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है और साधारण बहुमत से पास होता है। 2 बार साधारण याद रखना आप, ठीक है। आर्टिकल 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो गया? मतभेद। मतभेद किसको बोल रहे हैं? वही कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने संशोधन कर दिया उसमें, लोकसभा ने फिर कहा नहीं हम नहीं मानते, फिर भेजा, राज्यसभा ने 6 महीने तक रोक के रखा हुआ, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? 108 बोलेगा। मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। और यह बहुमत किस प्रकार का होगा? साधारण बहुमत से, है ना, 50% + 1। समझ में आ गया? ठीक। वित्तीय विधेयक, वित्तीय शक्ति, सॉरी, अब राज्यसभा की वित्तीय शक्ति बहुत ही कम है, बिल्कुल बोल सकते हैं ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि धन विधेयक पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं? लोकसभा में। लोकसभा ने उसको पास कर दिया, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन अपने पास रोक पा रही है। अगर 14 दिन में वो पास नहीं करती है तो ये माना जाता है दोनों सदनों ने पास कर दिया, या उस पर कोई संशोधन करती है तो लोकसभा की मर्जी है उस संशोधन को माने या ना माने। इसका मतलब इसकी शक्ति, इसीलिए हमने पहली लाइन में बोल दिया शक्तिहीन सदन है। राज्यसभा क्या है? शक्तिहीन सदन है। इसलिए जल्दी से कोई पसंद नहीं करता राज्यसभा का मेंबर बनना। क्या? इवन कभी कभी तो ये होता है कि जब ऐसा लगता है कि यार अब क्या करें इस व्यक्ति का, ये मुख्यमंत्री की दौड़ में लगातार क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है, अब क्या किया जाए, तो अब मुख्यमंत्री एक आदमी को बनना है, एक को भेज देंगे राज्यसभा, जाइए आप कहाँ जाइए, दिल्ली संसद में बैठिए, और एक को बना देंगे मुख्यमंत्री। आया समझ में? कई बार ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो क्या बताएं, राजनीति क्या है? जो एक आम आदमी की समझ में ना आए उसको राजनीति कहते हैं, ठीक है। चलो, राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, यद्यपि इस संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। कैसी? फिर शब्द यूज कर दिया, निर्बल। कैसा? निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के आर्टिकल 109 में साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं बोलना आपने, स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। 110 में डेफिनेशन देने से पहले ही 109 में पहले ही बोल दिया कि भैया ये राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होगा। कहाँ होगा? लोकसभा में। लोकसभा उसको पास करेगी, राज्यसभा को तब भेजेंगे। राज्यसभा उसको 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। ये पढ़ने की जरूरत है, पढ़ लेता हूं। वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जब लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तो वह राज्यसभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, ठीक है। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। यदि वह विधेयक की प्राप्ति तिथि से 14 दिन की कालावधि के भीतर उस विधेयक को अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को नहीं लौटा देती है तो उक्त विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव भी लोकसभा को दे सकती है। वित्त विधेयक के संबंध में
अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन लोकसभा की इच्छा है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। समझ में आ गया? पहले ही बोल दिया, निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। अब है संविधान संशोधन की शक्ति। क्या है? संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है। यहां पर लोकसभा राज्यसभा की क्या है? क्योंकि संविधान में संशोधन तभी होगा जब लोकसभा भी उसको पास करेगी, राज्यसभा भी उसको पास करेगी, राष्ट्रपति जी उस पर साइन करेंगे। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं कर दिया, तो संशोधन हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो बोल रहा हूं भाई, राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? और संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। अब बड़े संशोधनों की जरूरत है। किसकी? बड़े संशोधनों की आवश्यकता है। समय बदल गया ना, बदलते समय के साथ लोकसभा से पारित संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब वह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाए। किसके द्वारा? संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकार समझा जाता है। तो मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो क्या प्रयास पहले नहीं किए गए थे? किए गए थे। 64वां और 65वां संविधान संशोधन 1989 में किया जा चुका था, लेकिन क्या हुआ? लोकसभा ने क्या किया? पास किया। राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, तो वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन सरकार भी लगी रही। सरकार ने कहा नहीं, पंचायतों को हम संवैधानिक अधिकार तो देंगे ही देंगे। तब जाके 73वां संविधान संशोधन सन 1992 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायत को क्या दिया गया? संविधान में जगह दी गई और पंचायतों को 29 कार्य दिए गए। 29 लिस्ट में नंबर दिए गए, उसके आगे कार्य लिखे। फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? और नगर पालिकाओं को 18 काम दिए। 18 मतलब नंबर है, काम बहुत सारे हैं, लेकिन 18 क्या है? समझ में आया? अधिकार दिए गए उनको, इस पर आप काम करें। क्लियर हो गया? तो 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक क्रमशः पंचायतों और नगर पालिका संबंधी विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित न होने के कारण समाप्त हो गए। तो कई बार लोकसभा चाहती है कि कुछ अच्छा हो, और राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण वो चीज नहीं होती। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक ही तरीका है संविधान में बड़े संशोधन का कि लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत हो, राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत हो, और आधे से अधिक राज्यों में भी समर्थन मिल जाए। मतलब क्या मिल जाए? समर्थन मिल जाए। ठीक है। आपातकालीन संबंधी शक्ति कौन सी? तो जहां जहां पे समान शक्ति है ना, उनको अलग अलग लिख दो। एक हो गया संविधान में संशोधन की शक्ति, बराबर है लोकसभा राज्यसभा की। राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है। इसका मतलब यहां पर भी बराबर। राष्ट्रपति ने कैबिनेट की लिखित सूचना पर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। 1 महीने बाद संसद को उसका अनुमोदन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो घोषणा समाप्त मानी जाएगी। संसद उसका अनुमोदन करेगी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसका अनुमोदन करना जरूरी है। पता चला लोकसभा ने ओके कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया, तो भी उद्घोषणा क्या मानी जाएगी? समाप्त मानी जाएगी। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है। यदि घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो गई हो, तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। अगर लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा उसका क्या करेगी? ओके करेगी, तभी चलेगी वो आगे। ठीक है। अन्य शक्तियां भाई, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी भाग लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। बिल्कुल लगा सकती है महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर कदाचार और असमर्थता के आधार पर, राष्ट्रपति पर लगाएगी असंवैधानिक कार्य करने पर, न्यायाधीशों पर लगाएगी कदाचार और असमर्थता के आधार पर, और अन्य पदाधिकारियों पर भी महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाएगा जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को क्या कर ले? स्वीकार कर ले। भाषा को पकड़ो, सिलेक्शन जो मिलना है वो लिखने पर मिलना है, गोले लगाने पर नहीं मिलता। गोले से सिर्फ जो सर्किल भरते हुए प्री निकलता है उससे उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं।
नंबर कहाँ जुड़ेंगे? मेंस और इंटरव्यू। इसलिए पहले लिखना सीखो। क्या करो? ठीक। राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। क्या कर सकती है? उसके पद से हटा सकती है यदि लोकसभा प्रस्ताव पर सहमत हो जाए। यानी सहमति जरूरी होती है किसकी? लोकसभा की। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने वाला जो संकल्प प्रस्ताव है सबसे पहले कहां पर प्रस्तावित होता है? राज्यसभा में। राज्यसभा ने साधारण बहुमत से उसको क्या कर दिया? पास कर दिया। लोकसभा उससे सहमत हो गई तो उपराष्ट्रपति भी हट गया। समझ में आ गया? यानी राज्यसभा का सभापति हट गया। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद राज्यसभा का विशेषाधिकार, टाइम ये भी बता देता हूं। राज्यसभा दो कार्य करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। क्या? दो बड़ी विशेष शक्तियां राज्यसभा के पास। एक है आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। आर्टिकल 312। 249 पहले समझा देता हूं। देखो भाई, 12 अनुसूचियां हैं, 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची में कहा गया जो लिस्ट में दे रखे हैं 97 सब्जेक्ट जो दे रखे हैं। देखो सब्जेक्ट घटते बढ़ते रहते हैं, नंबर आज भी 97 है। ABCD करके मिलाएंगे आप तो सब्जेक्ट की संख्या ज्यादा है, लेकिन जो प्रविष्टि संख्या है वो आज भी क्या? 97। बीच बीच में A जोड़ दिया, B जोड़ दिया, C जोड़ दिया तो 100 हो सकती है। कितनी? बोला गया कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसको? संसद को। राज्य सूची, राज्य सूची में उस समय 66 सब्जेक्ट थे। कितने? और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे पहले। अब क्या हो गया? मैंने कहा इधर से उधर, उधर से इधर सब्जेक्ट क्या किए जा सकते हैं? संविधान संशोधन के माध्यम से इधर से उधर, उधर से इधर किए जा सकते हैं। राज्य सूची में आज भी प्रविष्टि संख्या जो लास्ट है वो 66 है। ABCD करके मिलाएंगे तो घट बढ़ जाएगा, या हम किसी के आगे लिख देंगे कि रिपील, हटा दिया गया है, तो वहां से हट गया। पर प्रविष्टि नंबर जो पड़ा हुआ आज भी क्या है? 66। अब आप सबसे पहले चेक कीजिए कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने, समवर्ती सूची में कितने। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको? विधानमंडल को। किसको? राज्य विधानमंडल को है। और तीसरी होगी समवर्ती सूची, जिसमें कि 47 सब्जेक्ट थे पहले। प्रविष्टि संख्या आज भी लास्ट 47 है, लेकिन घट बढ़ जाती है। उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है, राज्यों को भी है। लेकिन मैंने कहा राज्य द्वारा बनाया गया कानून समवर्ती सूची पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से टकरा गया तो चलेगी केंद्र द्वारा बनाए गए कानून? किसकी चलेगी? मतलब केंद्र द्वारा बनाया गया कानून उसके ऊपर हावी हो जाएगा। किसके ऊपर? राज्य द्वारा बनाए गए कानून। तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, अभी हमने ये पढ़ना कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को है। ठीक है। लेकिन आर्टिकल 249 क्या प्रावधान करता है? वो बोलता है कि अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय, राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए, क्योंकि वो बोलेगी कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो राज्य सूची का, लेकिन कैसा विषय है? राष्ट्रीय महत्व का है। तो राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकती है? संसद को दे सकती है। किसको दे सकती है? और संसद उस पर फिर क्या करेगी? कानून बनाएगी। क्या करेगी? लेकिन संसद द्वारा बनाया गया कानून सिर्फ 1 साल तक क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। क्या रहेगा? 1 साल तक रहेगा। 1 साल बाद फिर राज्यसभा क्या कर सकती है? अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है कि ये विषय, सेम विषय राष्ट्रीय महत्व का है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? संसद को मिलना चाहिए। फिर दोबारा वो क्या कर सकती है? संसद अगले 1 साल के लिए फिर कानून बना सकती है। और ऐसा करते करते क्या राज्यसभा अनंत समय तक राज्य सूची के उस विषय पर, अनंत समझ रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर साल क्या करेगी? अपने उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद को अधिकार दे देगी। तो अनंत समय तक संसद उस पर क्या कर सकती? कानून बना सकती। समझ में आया कि नहीं आया? आगे ये राज्यसभा की विशेष शक्ति। क्लियर हुआ? संघ सूची में 100 विषय हैं,
राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय। कितने? पहले कितने थे? 97, 66, 47। वर्तमान में कितने? 100, 61 और 52। समझ में आ गया? जैसे शिक्षा था, पहले राज्य सूची का विषय था, बाद में उसको समवर्ती सूची में डाल दिया। ऐसा हो सकता है, ठीक है, संशोधन करना पड़ता है। तो मैंने ये बता दिया आपको कि भाई ऐसा ऐसा है। तो अब राज्यसभा ने क्या कभी ऐसा किया है? हाँ बिल्कुल किया है। 2 बार राज्यसभा ने ऐसा किया। एक 1952 में। कब? उसने क्या किया, राज्य सूची का एक विषय था जिसका विषय का नाम था व्यापार वाणिज्य उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण। क्या राज्य सूची में एक विषय था? अरे राज्य सूची समझ में आ रहा है आपके? लिस्ट है एक ना, कितने 66 नंबर लिखे हुए उसमें, उसके अंदर अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे। उसमें एक जगह पर एक प्रविष्टि में लिखा, प्रविष्टि बोलते हैं जो नंबर है, प्रविष्टि जो थी उसमें लिखा होता व्यापार वाणिज्य उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण। उपलब्धि तथा वितरण। अब डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, उसको राज्यसभा ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया और कहा कि इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होना चाहिए। किसको होना चाहिए? तो क्या हो गया, वो अधिकार किसको मिल गया? संसद को मिल गया। संसद ने उस पर कानून बनाया। कब? 1952 में। कब? दूसरी बार फिर किया राज्यसभा ने 1986 में। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो चुकी थी, राजीव गांधी का कार्यकाल चल रहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी का। उन्होंने कहा कि राज्य सूची में एक विषय है, एक फिर प्रविष्टि संख्या पकड़ी, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के साथ सुरक्षा की व्यवस्था। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के साथ सुरक्षा की व्यवस्था। कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? संसद को मिलना चाहिए। फिर संसद ने कानून बनाया उस पर। क्या किया? संसद ने कानून बनाया। और मैंने आपको बताया कि संसद द्वारा बनाया गया कानून इस प्रकार 1 साल तक चलता है, खाली इतना 1 वर्ष तक प्रभावी में रहता है। 1 साल बाद फिर राज्यसभा को वही काम करना पड़ेगा, फिर दोबारा अपने उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि यह राष्ट्रीय महत्व का। फिर संसद उस पर कानून बनाएगी और अनंत समय तक बना सकती है। अनंत समझ रहे हो? तो 2 बार किया है, एक बार 1952 में, एक बार 1986 में। 52 में किया व्यापार वाणिज्य उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण, और 86 में किया अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के साथ सुरक्षा की व्यवस्था। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार इसका 312। कौन सा? 312, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि देश में एक नई अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है, तो वो क्या कर सकती है कि नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दे सकती है। किसको दे सकती है? संसद को दे सकती है। ठीक है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव के अभाव में संसद अथवा संघ सरकार किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं कर सकती। यह राज्यसभा की विशेष शक्ति है। क्या राज्यसभा ने इसका प्रयोग किया है? 2 बार किया है। कितनी बार? 2 बार किया है। राज्यसभा ने एक बार तो 1961 में किया। क्या किया? उसने कहा कुछ सर्विसेज होनी चाहिए अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे भारतीय इंजीनियर सेवा, IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। क्या? IES होना चाहिए। ठीक है। दूसरा उसने कहा भारतीय वन सेवा, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना? साइंस से हो, ये पता है कि प्री क्या होता है IFOS का? क्या होता है? जब आप IAS का प्री देंगे, अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हैं तो आप IAS का मेंस लिखोगे, और आपके अगर 55 क्वेश्चन सही हैं, बाकी 45 को आपने नहीं छेड़ा, तो आप IFOS लिखोगे। प्री में जो IFOS की मेरिट जाती है वो ऊपर जाती है। कहाँ जाती है? यानी DFO ज्यादा इंटेलिजेंट होता है एक DM से, लेकिन अधिकारों में अगर देखेंगे तो DM साहब तो DM साहब। ठीक है। DM साहब पढ़ रहे 8 सब्जेक्ट, क्या पढ़ेंगे भाई? एक आर्ट का सब्जेक्ट पकड़ा, उसको ढंग से क्या कर दिया, ऑप्शनल जिसको बोलते हैं। बाकी 4 GS के पेपर लिखे, निबंध लिखा, हिंदी इंग्लिश ये सब चीजें किया, बन गए DM साहब। IFOS वाला जो है DFO जो बनता है, वो क्या कर रहा है? वो भी लिख रहा है हिंदी इंग्लिश, वो सारी चीजें निबंध वगैरह सब लिख रहा है, लेकिन वो साइंस के 2 सब्जेक्ट पर मेंस लिख रहा है। किस पर? साइंस बड़ी की आर्ट? अब साइंस वाले तो साइंस ही को बोलोगे। DM साहब बड़े या IFOS साहब?
नहीं, डीएम साहब बड़े कि डीएफओ साहब? मेहनत ज्यादा किसने की? डीएफओ साहब ने की, लेकिन बड़े कौन? डीएम साहब। समझ में आया? ठीक है, आप डीएफओ बन गए, आप जंगल के राजा हो सकते हैं। जंगल के राजा कौन होंगे? आप होंगे। लेकिन जिले के राजा जो होंगे वो डीएम साहब होंगे। अब आपकी इच्छा है क्या करना है, ठीक है? हाँ जी, दोनों करेंगे। पर जैसे कोई व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह का सदस्य नहीं हो सकता, वैसे ही 2 नौकरियां भी नहीं कर सकते। पर दोनों दो, कोई नहीं, अच्छी बात है। तो मैंने कहा आईएफएस। अगला आईएमएस, मेडिकल सर्विस, इंडियन भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन की बात कही किसने? राज्यसभा ने। और ये अधिकार किसको दिला दिया? संसद को। संसद ने आईएफएस बनाया। क्या बनाया? आईएफएस बनाया, एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करवाया। दूसरी बार फिर 1965 में फिर बोला इन्होंने, किसने? राज्यसभा ने, जी नई अखिल भारतीय सेवा की जरूरत पड़ रही है। एक भारतीय कृषि सेवा, इसको भी आईएएस बोलते थे, लेकिन फुल फॉर्म होती थी इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विस। और दूसरी होती थी भारतीय शिक्षा सेवा, आईईएस। जैसे पीईएस होते थे ना पहले, जितने भी, यहाँ तो पीसीएस से निकल जाते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ऐसे उन्होंने कहा देश के स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा भी होनी चाहिए। सृजन का अधिकार संसद को दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पर काम हुआ। ठीक है, चलो। तो अब अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? आईएएस, दूसरी आईपीएस, तीसरी आईएफओएस। यही है अखिल भारतीय। बोलते हैं उनको कि सेवाएं राज्यों में दे रहे हैं, थोपे गए हैं। दरअसल राज्य की सबसे बड़ी सेवा एसडीएम है, मतलब जो पीसीएस है, एसडीएम बन गए। आपके ऊपर थोप दिया गया डीएम। कहां से आया? केंद्र से आया। आपको उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अखिल भारतीय सेवाएं मतलब नियुक्ति केंद्र द्वारा की जा रही है, राष्ट्रपति के प्रपत्र से हस्ताक्षर हो रहे हैं। सेवाएं कहां दे रहे हैं? राज्यों में दे रहे हैं। आईपीएस, आपने पीसीएस निकाला, सेकंड जो बड़ी रैंकिंग होती है डीएसपी बन गए आप, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए, लेकिन आपके ऊपर एक एसपी साहब बिठाए जाएंगे। कहां से आएंगे? अखिल भारतीय सेवा से। ठीक है, ये चीज है। अब आपकी इच्छा कि क्या करना है। अपने राज्य में सेवा देनी है तो पीसीएस निकालो, देश में अलग अलग जगहों पर सेवाएं देनी है तो आईएएस निकालो, आईपीएस निकालो, आईएफएस निकालो। ठीक है, चलो। राज्यसभा में विपक्ष के नेता भाई कौन? 1969 तक वास्तविक अर्थ में राज्यसभा में कोई विपक्ष का कोई नेता ही नहीं होता था। महात्मा गांधी जी ने बोल दिया था कांग्रेस को समाप्त कर दो, क्योंकि देश आजाद हो चुका, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। पर क्योंकि कांग्रेस के नेता लोग जानते थे कि भाई अब इसके बाद क्या है, देश हम ही ने संभालना है, तो उस पार्टी के नाम पर क्या हुआ? क्या? गरीब आवाम के लिए कांग्रेस को वोट दो। रफी साहब ने गाना गाया। किसने गाया? रफी साहब, मोहम्मद रफी, प्लेबैक सिंगरों के बादशाह। उन्होंने भी कहा कि गरीब आवाम के लिए कांग्रेस को वोट दो। दिया लोगों ने, इतना दिया कि विपक्ष के नेता ही नहीं मिले। क्या नहीं मिले? मतलब पूर्ण बहुमत चलता रहा। समझ में आया? तो 1969 तक वास्तविक अर्थों में विपक्ष का कोई नेता ही नहीं होता था। विपक्ष के नेता के पद पर संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा राज्यसभा में विपक्षी नेता राज्यसभा का एक ऐसा सदस्य होता है जो कुछ समय के लिए राज्यसभा के सभापति द्वारा यथा मान्य सबसे अधिक सदस्यों वाले दल के सरकार के विपक्ष में होता है। समझ में आ गया? अब लोकसभा में पहला विपक्ष का नेता कौन था और राज्यसभा में पहला विपक्ष का नेता कौन था? तो 2 नाम याद रखने हैं आपने, राम सुभग सिंह, कमलापति त्रिपाठी। अब ये ढूंढिए कौन कहां था, कौन कहां पर था, ये आपने ढूंढना, ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ जी, राज्यसभा में पहले विपक्ष के नेता कौन थे? श्री श्याम नंदन मिश्र। पहले विपक्ष के नेता कौन थे? श्री श्याम नंदन मिश्र। दूसरे विपक्ष के नेता कौन थे? एमएस गुरुपद स्वामी। तीसरे विपक्ष के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। चौथे कौन थे? श्री भोला पासवान शास्त्री। पांचवें कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। है ना, राज्यसभा में विपक्ष के नेता।
दरअसल जो पुरानी किताबें हैं ना उसमें कमलापति त्रिपाठी मिलेगा आपको। अब नई किताबें बता रही है श्याम नंदन मिश्र थे, 1969 से लगभग 1971 तक रहे। कौन रहे? अब श्याम नंदन मिश्र नाम याद करना आप। दूसरे नंबर पे MS गुरुपत स्वामी, तीसरे नंबर पर कमलापति त्रिपाठी, चौथे नंबर पर भोला पासवान शास्त्री। कौन? और ऐसे ही अगर मैं आपसे लोकसभा में विपक्ष का नेता पूछूं तो कौन थे? राम सुभग सिंह। हाँ जी, राम सुभग सिंह जी थे। किस पार्टी के थे? लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता देखिए मोबाइल से मत ढूंढिए, मुझे किताब से ढूंढ के बताइए। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद कराऊंगा आपको अगले लेक्चर में क्या, सांसदों की सदस्यता का अंत और सांसदों के क्या विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार दो।